जय हिंद साथियों। मैं प्रदीप मेघवाल, सहायक राज्य संगठन आयुक्त उदयपुर संभाग हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स हूँ। आज हमारे समाज सेवी गोविंद लाल जी ओड जो काफ़ी समय पश्चात जो हैं आज इनसे रूबरू होने का मुझे अवसर जो प्राप्त हुआ वो मेरे लिए एक अद्भुत अवसर है, क्योंकि पूर्व में हम लोग साथ में रहते थे और साथ में रह के कार्य करते थे, लेकिन आज ये काफ़ी वर्षों बाद कह सकता हूँ मैं फिर से एक जो मिलन हुआ उससे मुझे काफ़ी खुशी हुई है। इस कोरोना काल में जो है जो विश्वव्यापी कोरोना महामारी फैली, इसमें जो है हिंदुस्तान स्काउट गाइड के काफ़ी पूरे राजस्थान भर के जो कह सकता हूँ वॉलेंटियर स्वयं सेवकों ने जो है एक अच्छी मिसाल पेश की और बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। इससे ही पता लगा कि ये अपने भारत में भी प्रवेश कर चुकी है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं उन्होंने आह्वान भी किया जनता से कि जो जनता कर्फ्यू लगेगा 22 मार्च से लगाए, उसी दिन से हमने भी एक बैठक प्लानिंग की कि हमें किस तरह स्काउटिंग में जो रहते हुए जो है कोरोना महामारी से लड़ना है, क्या इसमें करना है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने बैठक की और हैं गाइडर हैं, रोवर लीडर, रेंजर लीडर, उनकी बैठक करने के बाद हमने जो निर्णय लिया कि किस तरह हमें जो ब्लॉक स्तर पर हैं, जिला स्तर पर कार्य करना, संभाग स्तर पर कार्य करना। और उसके जो मीटिंग के बाद हम लोगों ने जो टीमें बनाई, टीमें जो बनाने के पीछे जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि क्योंकि उसको रोकथाम किस तरह हम लोग करें। जैसे ही जनता कर्फ्यू का प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया तो मुझे वैसे ही ऐसा महसूस हो गया था, क्योंकि पूर्व की जो कुछ बीमारियों के बारे में भी बताया गया था, तो मुझे लगा था कि ये बीमारी इस तरह कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो हमने शीघ्र निर्णय लेते हुए हमारी टीमों को जो है व्यवस्थित करके उनको रवाना किया कि आप लोगों की जो आज समाज में जो समस्या आ रही, क्योंकि जनता कर्फ्यू के बाद जो लोग हैं अपने घरों में कैद से हो गए थे, तो किस तरह ये लोगों की जो प्रॉब्लम्स की आ रही हैं, उन लोगों की जो समस्याएं आ रही है, उसका जो हम स्काउट के तौर पर रहते हुए क्या उनका निराकरण करें। राजस्थान की भी हमारी बैठक हुई थी, तो हमने निर्णय इसी के आधार पर किया था और फिर हमने टीमों को बांटा। टीमों को बांटने के पश्चात हम लोगों ने जो है हमारे वॉलेंटियर्स को प्रत्येक फील्ड में उतारा कि आज जो मूलभूत जो आवश्यकताएं कह सकते हैं, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, हम लोगों ने ये मीटिंग कर दी और उसके पश्चात सभी साथियों को निर्देश कर दिया कि आगे का जो भी सरकार की गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन जो हम लोगों ने देखा कि जनता कर्फ्यू का भी जो है लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन जनता कर्फ्यू के बाद भी क्योंकि राजस्थान प्रदेश में जो है एकदम से फिर से 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया, तो लॉकडाउन के बाद हमें लग गया था और महसूस भी हो गया था कि अब जो है ये बीमारी इस तरह की कोई छोटी मोटी महामारी नहीं और ये रुकने वाली नहीं है और ये विगत मुझे लग रहा है कि लगभग 2020 तो पूरा इस कोरोना महामारी में गुजरने वाला है। तो हमने जस्ट लॉकडाउन के एक दिन पश्चात ही हमने फिर से हमारे जो वॉलेंटियर्स थे उनके साथ बैठक की और बैठक के बाद हमने सबसे यही डिसीजन में पहुँचे कि हम लोग अब हमें कुछ न कुछ खुद को भी डिसीजन लेना होगा, क्योंकि हम लोग जो स्वयं के स्तर पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारी टीम ने ये निर्णय लिया कि आज जो इस कोरोना जो महामारी है उसका जो प्रकोप जो है या प्रभाव कह सकते हैं वो सबके ऊपर सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ेगा, ये हमने डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद जो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सुबह शाम तक मजदूरी करते हैं और जिनको ये भी नहीं पता है कि आज शाम का राशन का क्या होगा, ऐसे लोगों जो है ऐसे लोगों का पता लगाया और हमारी जो टीम है उनके साथ ऐसे लोगों का पता लगाकर हमने जोड़ने के पश्चात जो हमारी टीमें थी और तुरंत बाद ही हमने निर्णय लिया कि क्यों ना हम अपने स्वयं के स्तर पर भी जो लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही, क्योंकि खाने की जो मेन प्रॉब्लम आ रही है रोटी, कपड़ा, मकान पर कह सकते हैं, लेकिन आज की जो समस्या थी वो थी रोटी। भोजन के अभाव में व्यक्ति जो है नहीं कह सकते त्राही कर रहे थे। तो उस समय में हमारी टीम ने निर्णय लिया और स्वयं के स्तर पर हमने भोजन पकाना शुरू किया। छोटी सी मुहिम स्टार्ट की मैं और हमारे जो संस्था के कुछ मेंबर्स भी थे कि हम क्यों ना अपने घर से ही शुरुआत करें। तो हमने कुछ टिफिन्स हमारे जो कह सकता हूँ मैं कॉलोनी थी हमारी लोकल एरिया की, उससे हमने कुछ टिफ़िन कलेक्ट किए और फिर जो हमारे आसपास के जो लोग थे उनको हमने देना चालू किया। जब हमें लगा कि नहीं हमारे कॉलोनी के आसपास के एरिया ही नहीं, उसमें बहुत सारे लोग भी हैं जहाँ बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, ठेकेदार उन लोगों को छोड़ के राम भरोसे कहीं चले गए, तो उन लोगों का भी हमें विचार आया और फिर हमने सोचा क्यों ना हम अपना पूरा जो उदयपुर ज़िला है जहाँ जहाँ ऐसे कहीं कारखाने चल रहे हैं, यहाँ लोग जो रोडों पे ऐसे ही जो पड़े हुए हैं, जो घुमगड़ जाति के हैं, इन लोगों का कौन है। तो हमने इस पर भी विचार किया और फिर और दूसरे लोगों से भी हमने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के पश्चात जो है बहुत सारे लोगों के साथ जो हमारी कांटेक्ट हो गए, तो प्रति घर से हमने निर्णय लिया क्यों ना आप 5 टिफ़िन कोई दे रहा है, 10 टिफ़िन कोई दे रहा है, 15 कोई दे रहा है, 50 कोई दे रहा है, इस तरह हमने टिफ़िन कलेक्ट करना शुरू किया। इस मुहिम में हम लोगों ने एक दिन पहले ही हम लोग जो है सारे वो जो भोजन के पैकेट की जो पॉलीथीन या थैलियाँ जो
हम कह सकते हैं पैक करने के, वो हमने हम लोग एक दिन पहले दे देते थे और दूसरे दिन मतलब हम जो है भोजन कलेक्ट करने के लिए जाते थे। और इस तरह जो हमारा जो कार्यकाल था वो सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता था। और एक समय ऐसा था कि हमने 5 जो टिफ़िन से जो शुरुआत की थी वो लगभग डेली के 700 से 800 पैकेट्स हम लोग बांटने लगे। और सिर्फ हमारे एरिया में नहीं, पूरे शहर में जो है हमारी टीम पूरी कार्य करती थी। हमारा जो हिंदुस्तान स्काउट गाइड संगठन था उसमें हमारे जो माननीय राज्य सचिव महोदय और जो हमारे एसओसी महोदय हैं उनके निर्देशानुसार हम लोगों ने कार्य किया था। और उनकी यही इच्छा थी कि पूरे राजस्थान में जो ये हम पूरे, क्योंकि विश्वव्यापी कोरोना महामारी और हम जो राजस्थान में रह रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं लेकिन अपने स्थान पर भी कुछ न कुछ करें जहाँ हम रह रहे हैं। तो उसी को देखते हुए सचिव महोदय के निर्णय के अनुसार हमने पूरे राजस्थान में जो हमारी टीमें व्यवस्थित की और सबको आदेश दे दिए कि भाई आप व्यवस्थित रूप से इस कोरोना महामारी में जो जितना भी आपसे यथाशक्ति, क्योंकि हमारा स्काउटिंग का जो प्रतिज्ञा है वो भी यही कहती है कि हम जो भी करें यथाशक्ति करें, और उसी शक्ति के अनुसार हम लोगों ने पूरा कार्य करने का प्रयास किया था। हिंदुस्तान प्रदेश के अलावा भी पूरे भारत में हमारे जो हिंदुस्तान स्काउट के वॉलंटियर के द्वारा कार्य किया गया, जैसे मैं कह सकता हूँ, जैसे कुछ नाम मेरे को याद आ रहे हैं, जैसे कर्नाटका है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, इन प्रदेश में भी बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसमें कार्य करके। और लड़कों के अंदर शुरू में डर था, हमारी टीम में भी डर था, मेरे खुद के अंदर भी डर था कि ये जो बीमारी है वो छुआछूत की। डर तो था लेकिन अंदर एक चीज़ नहीं थी, वो थी हमें कुछ कर गुजरने का जज्बा था। तो ये जो बच्चे शुरू में हमारा डर भी रहते, जो लीडर्स थे, फिर हमें हम जो है उन लोगों को मोटिवेट किया। और 1-2 बार जो इधर गए तो डर खुल गया उनका, क्योंकि सारे लोग घरों में और हम लोग बाहर सेवा कर रहे हैं। अंदर एक खौफ भी था कोरोना का, लेकिन हाँ, क्योंकि लोगों का आशीर्वाद रहा और ऐसे बहुत सारे लोग भी मिले जो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते रहे। तो इस इच्छा और आत्मविश्वास के साथ हम लोग कार्य करते रहे, फिर वो डर नहीं रहा। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा भी हुआ कि हमें सामना भी करना पड़ा। बहुत बार लोग हमारे भोजन लेने से भी कतराते थे, क्या पता ये 50 जगह जाते हैं भोजन कलेक्टर करके लाते हैं, पता नहीं ऐसा तो नहीं है कि इस भोजन को खा के हम लोग संक्रमित हो जाएंगे। लेकिन फिर रेगुलरिटी रही तो लोगों को विश्वास हो गया, क्योंकि हम लोग पूरी सेफ्टी रखते थे, मास्क का उपयोग करते थे, सैनिटाइज़र का उपयोग करते थे, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करते थे। और हमारी गाड़ी थी वो भी पूरी सैनिटाइज होती थी, और हमारे जितने भी साथी थे वो भी पूरे सैनिटाइज होते कार्य करते थे। अभी जैसा हम देख रहे हैं, क्योंकि ये महामारी जो है छुआछूत की बीमारी जैसा भी कहा गया है, ये बड़ी कह सकता हूँ कि विकराल रूप धारण कर चुकी है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज हमें इसके कंट्रोल की मुख्य रूप से ये कि जैसा सरकार की गाइडलाइन दी गई है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएं। तो हम लोगों को जो है सरकार की जो गाइडलाइन है, अगर उसका पालन करते हुए कार्य करेंगे तो हम कहीं न कहीं जो सरकार के निर्देश हैं, शिक्षा विभाग के निर्देश हैं, उसको हम पार कर पाएंगे। और जो ये महामारी आई है 2020 की, इसको भी हम पार करके और जैसे पूर्व में थे वैसे के वैसे शायद हो जाएंगे। मैं जब यूपीएस स्कूल में पढ़ता था, मेरे गांव में स्कूल था, वहाँ पर हमारे एक गुरुजी आए स्काउट गाइड के, और वहाँ पर आकर उन्होंने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया। हमारी क्लास के छोटे बच्चे ही थे हम लोग। तो मुझे भी इससे पहले स्काउट क्या होता है इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन एक थोड़ा सा अंदर न्यू जोश था और कॉन्फिडेंस था मेरे के अंदर। मैं अगर कुछ बनूँ तो मेरे वर्दी होनी चाहिए, ऐसे मेरा जो शरीर है उस पर मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मेरे कोई वर्दी है। और मैं थोड़ा सा अपने आप में एटीट्यूड में रहना चाह रहा था, मैं देश की सेवा में जाना चाह रहा था। उसी ये मेरी फीलिंग्स थी, ऐसी मेरी भावना थी। उसी दौरान क्या होगा, हमारे स्कूल में एक स्काउट के जो सर थे वो आए, और उन्होंने जो है स्काउट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। एक पेड़ के नीचे हम 15-20 लोग बैठे थे और वो चेयर पे बैठे हुए थे, और कंकर भी थे स्कूल में। लेकिन बड़ा आनंद आ रहा था वो, क्योंकि वो जब वो कहानियाँ सुना रहे थे स्काउट की, और कुछ गीत भी उन्होंने गाए, वो आज भी मुझे वैसे गीत याद है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उनसे उनके जो वो वर्दी में आए थे यूनिफॉर्म में, तो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा। मैंने कहा क्यों ना मैं अगर स्काउट में ज्वाइन कर लूँगा तो शायद मैं कहीं न कहीं बड़ा आदमी बनूँगा। और मेरा जो मुख्य उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ सेवा ही था, ऐसा कोई नहीं था कि मैं बड़ा आदमी बनूँगा। लेकिन खुद आज जो है आप लोगों के आशीर्वाद से मैं हिंदुस्तान स्काउट में जो है आज सहायक कमिश्नर की पोस्ट पर आ गया। तो इस बीच मेरे बहुत सारे संघर्ष किए। मेरे स्कूल वालों ने भी मना कर दिया था कि स्काउट क्या होता है, आप इसमें क्योंकि पढ़ाई भी वेस्ट होगी। लेकिन ऐसा मेरे मन में नहीं था। मैं उस स्कूल का अकेला विद्यार्थी था जिसने यूनिट ज्वाइन की, खुद के पैसों से मैंने यूनिफॉर्म भी बनाई, और मैं हमेशा गुरुजी जैसा कहते थे उनके मार्गदर्शन में चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि जो है मैंने इंटरनेशनल में भी भाग लिया, नेशनल में भी भाग लिया, और राज्य स्तर पर खूब सारा अवार्ड भी लिए, और बहुत कुछ हासिल कर चुका हूँ इस स्काउट में। मेरी इच्छा यही थी कि मैं
अच्छा आदमी बनूँ, बड़ा आदमी बनूँ। क्योंकि जब वो सर आए थे तो वो मेरी एक परिधि वहाँ तक ही सीमित थी, लेकिन जब मैं उनके हेडक्वार्टर में मिला, उनके सीईओ साहब से, और उनसे मेरी बात हुई, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं अगर अच्छा कार्य करूँ तो मैं भी एक दिन ऐसा सीईओ बन सकता हूँ। ऐसी मेरी भावना आ गई क्यों, तो मेरी इच्छा हो गई मैं क्यों ना क्यों सीईओ बनूँगा स्काउट का। तो धीरे धीरे पढ़ाई भी चलती रही और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से एक दिन वो जो मेरा सपना था सेवा का, क्योंकि जो किसी व्यक्ति का उद्देश्य भी होता है कि मैं उस फील्ड में जाना चाहता हूँ, और वही जो मेरे साथ हुआ। मेरा जो मुख्य उद्देश्य था कि मेरी सेवा भी हो जाए और मैं राष्ट्र सेवा में समर्पित होकर अपना भी अर्थ का काम है वो भी कर सकूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं स्काउट में आ गया। साथ ही मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं जो मेरे ग्रामीण युवा हैं जो आज स्काउटिंग से वंचित हैं, जो सेना में जाने से भी बहुत सारे जो लोग डरते हैं, अंदर क्या है कि जो आत्मविश्वास की कमी थी, तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो युवा गांव के हैं जो आगे नहीं आ पा रहे, उन लोगों को भी आगे लाने की इच्छा थी। और मैं आज पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो जुड़ चुके हैं, और मेरा सभी से भी यही निवेदन है कि आप जो हैं अधिक से अधिक किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में जो है आप प्रवेश लें और देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में हमेशा तन मन धन से समर्पित रहें। मैं जब स्कूल में था तो उस समय मेरे साथ बहुत सारे दूसरे साथी भी थे, लेकिन जो हमारी संगत थी, कुछ ऐसे दूसरे जो कहते हैं ना सोशल एलिमेंट्स कह सकते हैं, जो मेरी जो टीम थी उसमें कुछ ऐसे साथी भी थे जिनका, जो मैं भी था, कभी कभी स्कूल से बंक करता था, स्कूल छोड़ के भाग जाता था, क्योंकि गांव के बच्चे थे तो स्कूल में कम इंटरेस्ट था और घूमने में ज़्यादा शौक था, और बचपन में ऐसा होता भी है। लेकिन हुआ क्या कि मेरे जो कुछ साथी थे तो उनके कुछ साथियों की क्या है कि नशे की जो गंदी प्रवृत्ति थी वो भी थी। लेकिन हम दोनों जो भाई थे, हमारा दोनों का चाल चलन अलग था, विचारधाराएँ अलग थी, और भले मैं उनके साथ में रहा लेकिन उनके जो बुरी आदत कह सकता हूँ मैं, उन लोगों उस आदत से हमने छुटकारा पाया और हम उनके साथ भी नहीं रहे, और हाँ अच्छे ही की ओर हम लोग चले गए। क्योंकि आज भी वो लोग जो हैं कहीं मार्बल में लगे हुए हैं, कोई ऑटो ड्राइवर है, लेकिन मैंने उस समय सोच लिया था कि मेरा अगर जन्म हुआ है कुछ अच्छा करने के लिए हुआ, और माता पिता की जो भी महत्वाकांक्षा भी यही होती है प्रत्येक की कि मेरा जो बालक है वो कोई अच्छे फील्ड में जाए और अच्छा कार्य करे। वैसे भी उस समय इतने घर में भी कोई एजुकेटेड तो नहीं था, लेकिन मैंने स्वयं के बलबूते पर और लोगों के सपोर्ट से, अच्छे गुरुजनों के सानिध्य में रहते हुए, मेरी जो कुछ कह सकता हूँ कि बैड हैबिट्स भी थी उनको भी मैंने छोड़ा, और मैं फिर धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता गया। और इस तरह जो है मैं आगे बढ़ा, और मैं सभी साथियों से भी यही निवेदन करूँगा कि जैसे धूम्रपान है, मदिरापान है और मादक पदार्थों का जो सेवन नहीं करना है, इससे आप दूर रहें और देश सेवा में जो तत्पर रहें। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य चल रहा है अभी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्त भारत, ऐसी चीज़ों में भी हमें जो सपोर्ट करना है। और मैं युवाओं से भी यही अपील करूँगा कि आप लोग जो है यही प्रेरणा लें, क्योंकि मैं जो कहानी बता रहा हूँ इसके पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस तरह मैं निकला था, मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे साथी थे जिनकी गंदी आदतें थी, लेकिन मैं उनसे किस तरह बच के निकला और किस तरह मैंने आज ये मुकाम जो हासिल किया। तो उसके पीछे यही था कि मैंने बहुत कुछ संघर्ष करते हुए, और ऐसे बहुत सारी जो कहते हैं कि दोस्ती की जो संगत होती है वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अभी आपको चूज़ करना है कि मुझे कौन सी संगत में रहना है। आज जो नशा मैं कह सकता हूँ, पूर्व में क्या है कि लोग ड्रिंक करके भी सो जाते थे या ऐसा कुछ रोडों पे घूमते रहते थे, लेकिन आज की जो नशे की प्रवृत्ति वो थोड़ी सी विपरीत हो गई है। क्योंकि जो हम लोग 21वीं शताब्दी में देख रहे हैं, क्योंकि आज जो परिवार है वो भी जॉइंट फैमिली की जगह जो एकल परिवार हो गए, लोग अलग रहने लगे, माता पिता और उनके जो फैमिली है वही रहने लग गए। जो हमारे पहले नाना नानी हुआ करते थे, दादा दादी हुआ करते थे, वो कहानियाँ सुनाते थे, तो उनसे बहुत कुछ सीख मिलती थी। लेकिन एकल परिवार होने से क्या है कि माता पिता भी जो है सर्विस में रहते हैं और जो अपने संतान हैं उनका ध्यान नहीं रख पा रहे। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वो जब अकेलापन होता है तो वो किसी न किसी नशे की लत में पड़ जाता है। और सबसे बड़ी जो आज जो नशे की लत बढ़ रही है वो है मोबाइल की। फ़ोन में लगभग जो जितने भी युवा हैं हमने नोटिस किया है वो लगभग फ़ोन में ही रहते हैं। और मान लो अगर उनको कुछ कह दिया जाए तो वो एकदम से ऐसे हो जाते हैं जैसे मतलब उनके सेंसिटिव नहीं रहे। और दूसरी बात ये कि उनका जो फिज़िकल फिटनेस जो है सारा बिगड़ गया है। साथ ही जो ऐसी भी चीज़ें बहुत सारी देखने को मिली है कि एक बार किसी पिता ने किसी पुत्र को डांट दिया था थोड़ा सा कि भाई मोबाइल थोड़ा कम चला है या खाना खा ले, तो एकदम से वो भपक गया और पिता के ऊपर वार कर दिया और उस हादसे में उसके पिता की मौत हो गई थी। बड़ा ये दुखदायी घटना है। ऐसी अगर समाज में होती रही तो हम सोच सकते हैं कि आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है। ये संस्कार विहीन समाज की ओर जा रहा है। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा अपना रहे। हम लोग देख रहे हैं कि फैशन नहीं है। जो दूसरे जो पाश्चात्य जो संस्कृति वाले लोग हैं या विदेशी लोग हैं वो हमारी संस्कृति हमारे कल्चर्स को अपना रहे हैं। लेकिन देखने को ये मिला है कि आज हमारे जो युवा हैं शौक से आज हम देखते हैं कि बहुत सारे
कहना चाहिए कि जो एक ड्रेस कोड होता है या हमें किस तरह हमारी ये संस्कृति में या हमारी वेशभूषा में रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं देखकर जो युवा हैं दूसरी संस्कृति को देखकर उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और अधदंग अवस्था में मैं कह सकता हूँ जो लड़कपन सी जो आ रही है आजकल, जो जिसको एक कल्चर नहीं कह सकते, लेकिन उनको लग रहा है कि कल्चर है, फैशन है, जबकि बहुत ही बुरी स्थिति ऐसी आने वाली है, ऐसे मेरे को लग रहा है। अगर ये इसी तरह अगर एकल परिवार में रहे तो और ज़्यादा बढ़ सकता है। हमें युवाओं का मुख्य रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि आज जो नशे की जो लत बढ़ रही है वो बीड़ी सिगरेट या तंबाकू तक सीमित नहीं है। आज वो ड्रग्स, हेरोइन, अमल, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसका जो लास्ट एंडिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत होती है। तो हमें इस ओर जो युवाओं को है ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए कि अधिक से अधिक युवा हमसे जुड़े और जो है उस लत को छोड़े, क्योंकि जब इस नशे की लत एक बार पड़ जाती है तो वो उस नशे में कुछ भी कर सकता है। चाहे वो ये नहीं देखता है कि उसकी माता खड़ी है सामने, पिता खड़े हैं या उसकी सिस्टर खड़ी है। और दूसरी बात, जितने भी जो हम कह सकते हैं बलात्कार के जो केस हो रहे हैं वो अधिकतर नशे में ही हो रहे हैं, ये हमने नोटिस किया। तो अगर सरकार द्वारा इस पर बैन कर दिया जाए ऐसी चीज़ों पे तो शायद ज़्यादा बेटर होगा और कई सारे परिवार जो हैं इस नशे की लत से बच जाएंगे और सकुशल रहेंगे। मेरे सभी साथियों से और देशवासियों से भी यही निवेदन रहेगा कि आप जो हैं अपने बच्चे हैं उनकी परवरिश अच्छे ढंग से करें और पूर्ण रूप से उनका ध्यान रखें, क्योंकि मोबाइल की लत पड़ने से युवा जो है आज विमुख सा हो गया माता पिता से और एक दूरी सी बना ली है। आज हम देखते हैं एक घर में मान लो 4 जन हैं तो वो चारों कोनों में अलग अलग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। पिता है जो अपने जॉब पे चले जाते हैं, माता भी चले जाती है और बच्चे अपने स्कूल से आके फिर से मोबाइल में लग जाते हैं। इससे उनकी जो फिजिकल फिटनेस ख़राब हो गई। और मेरा सभी युवाओं से भी यही निवेदन है और पेरेंट्स से भी यही निवेदन है कि आप लोग जो हैं, जो एक प्रवृत्ति खो सी गई है आज देश के प्रति, जो भावना खो सी गई है, जितने भी हम केस सुन रहे हैं आज, उसके पीछे मुख्य कारण है वो संस्कार। अगर संस्कार अच्छे होंगे तो आज जो हमारी संतानें हैं वो भी अच्छी होगी और देश का जो हम जो मुख्य जो चाह रहे हैं कि किस तरह से हमारा देश जगत गुरु बने। अगर जगत गुरु बनाना, चाहे हमारा घर हो चाहे हमारा देश हो, शुरुआत हमें हमारे घर से करनी होगी। अगर हमारा बेटा या बेटी अच्छे होंगे, वो अच्छी अगर पोस्ट पे जाते हैं और अच्छे संस्कार होंगे तो वो देश हित में कार्य करेंगे। और साथ से सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा, आप जितना अधिक हो सके परिवार से ज़्यादा अपने देश हित का ध्यान रखें और देश हित में ही कार्य करें, निस्वार्थ भाव से कार्य करें। समाज को जो है आज आपकी आवश्यकता है, देश को जो है आज आपकी आवश्यकता है। और अगर हमारा समाज मजबूत होगा, हमारी सेना मजबूत होगी तो हमारा राष्ट्र वापस जो फिर से जो कहा जाता था कि सोने की चिड़िया था, तो फिर से हम सोने की चिड़िया भी देश को बना देंगे और जगत गुरु का जो सपना है हमारा वो भी साकार हो पाएगा। विश्वव्यापी कोरोना वायरस महामारी फैल रही है और बहुत ही ज़्यादा फैल रही तीव्र गति से। इसकी रोकथाम तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन इसका चैनल हम लोग कट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो मास्क है, जनरली मास्क का उपयोग मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग चाहे कार में घूम रहे हैं, चाहे घर में बैठे हैं, चाहे ऑफिस में बैठे हैं, अनावश्यक मास्क लगा के बैठ जाते हैं। वो ठीक नहीं है, क्योंकि सांस लेने में भी बहुत सारे ऐसे मास्क हम गलत यूज़ कर लेते हैं, तो उससे भी हमारे सांस को भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हमारे शरीर के लिए घातक हो सकती है। आप अनावश्यक मास्क का भी उपयोग नहीं करें, लेकिन जब आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं तो आप अवश्य जो है मास्क का उपयोग करें और लोगों को भी प्रेरित करें। दूसरी बात, जैसे ही कहीं जाते हैं आप मार्केट में या भीड़ भाड़ के इलाके में, सैनिटाइजर का भी अवश्य प्रयोग करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिन भर घर में ही रहते हैं और आप दिन भर 50 बार आप घर में सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। इससे भी हो सकता है आपके हाथों में चकत्ते पड़ सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए जितना ही लाभदायक उतना खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो हम कोशिश करें कि हम जब घर में रहते हैं तो साबुन और पानी जनरली हमारे घर में होता है तो उससे हाथ धोएं, नहीं हो तो साफ पानी से ही धो लें, जरूरी नहीं साबुन हो। या घर में अगर कहीं आप इस खेती बाड़ी में रह रहे हैं या ऐसा कोई एरिया है जहाँ मिट्टी अवेलेबल है तो आप मिट्टी से भी हाथ धो सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि कोशिश करें आप सैनिटाइजर उपलब्ध हो, ठीक नहीं तो आप अपने घर में जो है साफ पानी से हाथ धोएं, लेकिन बाहर जब भी जाएं सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अधिकतम इसका प्रयास नहीं करें, जितना कम हो सके करें। क्योंकि लेकिन जो मैं बाहर गया हूँ, हम लोग जब पूरी टीम हमारी जाती थी सर्वे पर भी हम लोगों ने सर्वे भी किया घर घर जाकर, और जितनी भी सेवाएं की तो हम लोगों ने ये नोटिस किया जब भी हम मिलते तो 50 बार इसको रगड़ रगड़ के हाथ धो रहे हैं, जबकि बहुत ही गलत चीज़ है। और ऐसा मैंने कभी लोगों को नहीं देखा मेरे जीवन में कि इतना रगड़ रगड़ कर हाथ धो रहे हैं। और लोगों से इतना मतलब हो गया है, कहते हैं कि वो पहले एक लगाव होता था, लगा नहीं रहा, वो दूरियाँ बन रही है। तो दूरियाँ किस कारण से बनी? इसका मुख्य कारण है कि हम लोग जो है हमने प्रगति का जो विदोहन कह सकते हैं, दोहन करना शुरू कर दिया। प्रगति आज एक विकराल रूप में आ गई। नहीं तो हमारी जो प्राचीन जो भी सभ्यता थी, जिस तरह से हम लोग हमारे व्यंजन जो उपयोग में लेते थे, हमारा जो पौष्टिक आहार होता था, हमने उसको त्याग दिया है और हम जंक फूड का प्रयोग करने लग गए हैं। और जंक फूड का प्रयोग करने के बाद आज आप देख रहे हैं किस तरह ये महामारी फैल गई। तो हमें
इस महामारी में पूरा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर का भी जितना आवश्यकता है और उतना उपयोग करना है। साथ ही जो मानक दूरी जो डिसाइड की गई है सोशल डिस्टेंस, उसका भी पूरा पालन करना है और लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास करना है। ये कार्य किसी एक व्यक्ति का या समाज का नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति का है जो भारतवासी है, और प्रत्येक हिंदुस्तानी का कर्तव्य है कि वो स्वयं भी सजग रहे और जो हमारे अन्य नागरिक हैं, चाहे वो हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे दुश्मन भी है, उसको भी जागरूक करिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन ये मित्रता की भावना से रहिए और देश हित की भावना से रहिए और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करिए। दूसरी चीज़ इस कोरोना विश्व अभी महामारी में ये देखने को मिली है कि हमारे मेवाड़ में कहावत है कि टक ला के टक खाने वाला, ये चीज़ हमने इस महामारी में देखी है और जो बहुत ही बुरी स्थिति है। हमें इससे उभरना होगा, क्योंकि जितने भी ये जहाँ देखा गया है मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोग हैं, नशे में धुत रहने वाले लोग हैं, या सुबह नौकरी जाते हैं और शाम को आते हैं, और एक वो यही होता है कि प्रतिदिन अगर वो कुछ करेंगे तो ही भोजन बना पाएंगे, अन्यथा उनके घर में चूल्हा जलना भी असंभव है। तो इससे हमें कोरोना महामारी में ये सीख लेनी चाहिए कि जो हमारे प्राचीन समय में जो हमारी भारतीय संस्कृति, उस समय हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, हमारे जो दादा परदादा थे, उन लोगों ने यही सीख दी थी कि हमारे घर में कुछ राशन जो है एकत्र करके पूर्व में रखना चाहिए। जिस तरह आज हम जल संरक्षण करते हैं, बांध बना रहे हैं, एनीकेट्स बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? ताकि हमारे जो भविष्य की जो जल पूर्ति है उसका भी कार्य हो और हम इसका जो उपयोग कर पाएँ। ये भी सीख लेनी चाहिए और हम अधिक से अधिक कोशिश करें कि हमारे घर में ज़्यादा नहीं तो 1 महीने का राशन तो हो। सरकार भी करेगी तो कितना कर पाएगी, क्योंकि सरकार के हाथ भी इतने लंबे नहीं हैं कि आप तक पहुंच पाए, और सरकार के हाथ आप तक पहुंचेगी तब तक शायद हम जिंदा भी नहीं रहे। इसके लिए हमें स्वयं के पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और इतना राशन अपने घर में स्वयं रखें कि आप भी भूखे नहीं सोए 1 महीने तक, ज़्यादा नहीं तो भी, और आपका जो पड़ोसी है वो भी, उसको भी जो है आपके घर से भोजन उपलब्ध हो। ऐसी मानसिकता आपको बनानी पड़ेगी, ऐसी सोच के साथ आपको घर में भी राशन इकट्ठा करना पड़ेगा। सेवा की भावना अगर आपके मन में है तो आप ऐसा कार्य अवश्य कर पाएंगे। साथियों, क्योंकि जिस तरह कोरोना महामारी फैली हुई है, शायद इसमें अब ये थमने वाली भी नहीं है। पूरा प्रयास चाहे सरकार कर रही, चाहे हम कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं और अपना बचाव स्वयं। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं, मेरे स्काउट की टीम भी लगी हुई है, तो हम लोग तो कार्य कर ही रहे हैं इस कोरोना महामारी में। और बहुत सारे समाज के लोग भी हैं और ऐसे बहुत सारे युवा भी हैं जो, चाहे वो स्काउट नहीं है, चाहे उन्होंने वर्दी नहीं पहनी, लेकिन वो अपने आप में स्काउट है। ज़रूरी नहीं कि हम यूनिफॉर्म पहने, यूनिफॉर्म धारण करना एक अपनी पहचान होता है, लेकिन संगठन के साथ आज जितने भी युवाओं ने कार्य किया वो हमारे लिए स्काउट है और एक अच्छे स्काउट है। आप अगर किसी भी रूप में कहीं भी कार्य कर रहे हैं तो आप एक स्काउट ही हैं। दूसरी बात, मेरा सभी से भी यही निवेदन रहेगा कि आप अधिक से अधिक स्काउट में जुड़ें और इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएं और जो है युवाओं को जागरूक करें, ताकि जो है हमारा जो मुख्य उद्देश्य है देश के युवाओं को जागरूक करके देश के प्रति समर्पित करना, उस मुहिम में हम जो है सक्सेस हो पाएंगे अगर आप लोग साथ देंगे। साथ ही मेरा सभी साथियों से भी यही निवेदन रहेगा कि आप अधिक से अधिक सपोर्ट करें। हिंदुस्तान स्काउट आप ही का संगठन है। देखिए साथियों, आप लोग जो है हिंदुस्तान स्काउट से डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं अगर आप किसी स्कूल विद्यालय में जुड़े हुए हैं। हमारे प्रत्येक स्कूल और विद्यालय में जो है लगभग यूनिट खुली हुई है, लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे स्कूल भी हैं जहाँ पर यूनिट खुली हुई नहीं है, चाहे यूनिट खुली हुई और व्यवस्थित रूप से संचालित नहीं हो पा रही, और आप लोग अगर स्काउट से जुड़ना चाहते हैं तो हमने हमारे पूरे स्टेट में ओपन यूनिट्स खोल रखी है। चाहे कोई स्कूल का बच्चा हो, चाहे किसी कॉलेज का बच्चा हो, चाहे वो किसी स्कूल या कॉलेज में अध्ययन नहीं भी कर रहा, तो भी हमारी यूनिट से जुड़ सकता है। और उसके सारे अचीवमेंट वही होते हैं जो एक एज ए स्टूडेंट स्कूल में रहते हुए होते हैं, ठीक सारे वही उसके अवार्ड्स, सारे उसके एग्ज़ाम्स, एक्टिविटीज़ वो हमारे स्वयं के द्वारा ओपन यूनिट के द्वारा करवाई जाती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूलिंग के बाद स्काउटिंग ज्वाइन नहीं कर पाते और उनके मन में एक ख्वाहिश रह जाती है, काश मैं भी एक अच्छा स्काउट होता तो मैं भी कहीं न कहीं अच्छे पद पे होता या समाज सेवा का बहुत ही अच्छा कार्य कर पाता स्काउटिंग के माध्यम से। तो आप लोग जो है, हमारा ये कार्यालय है उदयपुर में भी, माली कॉलोनी में है वर्तमान में, और चेटक सर्कल जो गुरु गोविंद सिंह स्कूल है वहाँ पर हमारा पूरा प्रदेश का कार्यालय हिंदुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान राज्य मुख्यालय उदयपुर। तो आप वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं और एक छोटा सा फॉर्म है 2 रुपये का, आप उस ज़्यादा कोई वो कॉस्टली नहीं है, आप आराम से फॉर्म भर के और आराम से स्काउट गाइड के सदस्य बन सकते हैं और अधिक से अधिक युवाओं को जागरूक करें और आप प्रयास करें कि एक बार अपने जीवन में एक बार स्काउट अवश्य बने। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों में रुझान नहीं है, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि जैसा मेरा उद्देश्य था कि हम लोग, जैसे मैंने स्काउट बना था मैं, तो मेरा उद्देश्य यही था कि स्काउटिंग में कि मेरा जो देश जज्बा था कि मैं देश सेवा करूंगा,
तो मेरा सभी साथियों से भी यही निवेदन रहेगा कि आप लोग इतना अच्छा मौका, उस समय इतना स्काउटिंग का रुझान भी नहीं था लोगों में और नहीं था, इतना प्रवृत्ति भी नहीं थी, लेकिन आज जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे युवा जो है इन जो सोशल एक्टिविटीज़ और जो एडवेंचर्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, इनसे दूर हैं क्योंकि वो मोबाइल में उलझ गया। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है अधिक से अधिक इस प्रवृत्ति को ज्वाइन करें और अपना खुद का भी विकास करें स्वयं के साथ, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है बालक का सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो। तो ये एक बालक का जो फुलफिल डेवलपमेंट कह सकते हैं हम, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वो स्काउटिंग के माध्यम से संभव है। दूसरी बात, बच्चों की और बहुत सारे साथियों की इच्छा भी होती है कि मैं बाहर घूमूं, तो आप लोग स्काउटिंग के माध्यम से आराम में से फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, एडवेंचर होते हैं, जिसमें आप स्वयं का विकास करते हुए, अच्छे अचीवमेंट्स करते हुए जो है आप अच्छे पद पर भी जा सकते हैं। और स्काउटिंग में जो भी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं या अवार्ड मिलते हैं, उसके जो है आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर एक बार आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता भी रहेगा। और जो मुख्य बात ये है कि चाहे किसी भी रूप में, चाहे हम कहीं जॉब में नहीं भी लग पाए कोई बात नहीं, लेकिन जो है बालक में अनुशासन जो चीज़, कैसे हम डिसिप्लिन वाली जो बात है वो एक बालक में आ जाती है। जैसे अभी हमारे कुछ पिक्चर्स लगे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी साहब को, जो हमारे हिंदुस्तान स्काउट गाइड के चेयरमैन जो है, फाउंडर हैं श्रीनिवास जी शर्मा, आप जो उनके कार्यालय में स्कार्फ पहना रहे हैं। इसी तरह जो है हमारे राज्य मुख्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो माननीय राज्यपाल महोदय के साथ हैं। कुछ गतिविधियां आप देख रहे हैं, हमारे एनसीसी और स्काउट्स के जो साथी हैं, शिक्षा मंत्री महोदय हैं, हमारे हिंदुस्तान स्काउट गाइड की जो यशस्वी मुख्यमंत्री थी माननीय वसुंधरा जी राजे, जब उन्होंने हिंदुस्तान स्काउट की शुरुआत की थी तो तब उस समय भी हमारे राज्य सचिव महोदय और अन्य साथी हैं। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे, उस समय हमारे राज्य सचिव महोदय और स्टेट के कुछ कमिश्नर भी हैं। इसी तरह बहुत सारे पिक्चर्स आप देख रहे हैं गतिविधियों के भी। तो मेरा सभी साथियों से यही निवेदन है कि आप जो है अधिक से अधिक ऐसी प्रवृत्तियों में जुड़ें, सामाजिक प्रवृत्तियों में जुड़ें। और स्काउट जो नाम आता है, स्काउट, आउट का मतलब होता है आउटिंग, आउटिंग इट मीन्स बाहरी जीवन। बाहरी जीवन कैसा होता है आपको अभी देखने को मिलेगा। तो बाहरी जीवन आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरी भी इच्छा हमेशा प्रकृति में रहने की हुई है और मैं नेचर के बीच में रहना पसंद करता हूँ। इसी उद्देश्य से मैंने जो मेरा कार्यालय है उसी को भी एकदम नेचर में ले रखा पूरा, ताकि आप देखेंगे किस तरह तिरंगे के कलर में केसरिया, सफ़ेद, हरा जो हमारा मुख्य जो है हमारे कलर हैं, हमारे शांति के प्रतीक हैं, हमारे सौहार्द के प्रतीक हैं, बलिदान के प्रतीक हैं। तो ये अगर चीज़ें आप देखेंगे, चाहे आपका घर भी हो, अगर इस तरह के अट्रैक्टिव कलर्स जो है उनको देखते ही क्या है कि आपका एक जज्बा झलकेगा और आपको लगेगा नहीं ऐसी मेरे अंदर फीलिंग्स आ रही। तो आपको क्या है कि ऐसा माहौल भी क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ऐसे माहौल में आप लोग रहेंगे तो आप अच्छे से जो हैं रियल में एक कह सकते हैं हीरो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पिक्चर में काम करें तो ही हीरो कहलाएंगे, लेकिन अगर आप कोई समाज सेवा के कार्य करते हैं, सोशल वर्क के कार्य करते हैं, तो आप एक यू आर हीरो। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की नज़र में हीरो बने, आप स्वयं की नज़र में भी हीरो बन सकते हैं। अच्छे मैंने बताया कि एक स्काउट जो होता है आउटिंग, आउटिंग इट मीन्स बाहरी जीवन। बाहरी जीवन किस तरह रहता है, हम लोग जनरली हमारे घरों में एसी में रहते हैं, कूलर पंखे की हवा में सोते हैं, लेकिन किस तरह हमारा जो देश का सैनिक है, जो हमारा फौजी भाई है, जो हमारे देश के जो नौजवान साथी हैं, वो जिस तरह सीमा पर रहते हुए लड़ाई करते हैं और हमारे प्रतिपल हमारे लिए देश सेवा में तत्पर रहते हैं और हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी जो है उस तरह जो है देश सेवा करें। तो इसका जो है जो अगर हम चाहते हैं ऐसा, तो स्काउटिंग जो मैं बता रहा हूँ, स्काउटिंग, आउटिंग मतलब बाहरी जीवन। तो बाहरी जीवन एक सैनिक की तरह होता है और वो अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो मिलेगा स्काउट में। तो आप लोग अगर स्काउटिंग से जुड़े हैं तो आप लोगों को टेंटों में रहने का अवसर मिलेगा, किस तरह हम मच्छर काटते हैं, ऐसे बहुत सारी जानवर भी आते हैं जंगलों में, नेचर में। तो आप लोगों को पता पड़ेगा कि वाकई में स्काउटिंग ये चीज़ है। एक बिना बर्तनों के कैसे भोजन बनाना है, बिना बर्तनों के कैसे भोजन खाना है। और हम लोग जब जंगल में ट्रैकिंग पे जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु भी मिलते हैं जो कुछ तो हमारे लिए ठीक रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे घातक भी होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। तो उसे हमें किस तरह बचना है, और जब जंगल में बारिश आ गई या बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, तो उस समय हमें कैसे स्वयं का भी बचाव करना है और जो लोगों को भी रेस्क्यू करके उनको भी बचाना है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कहीं अभी केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी, और कर्नाटका में भी एक बार ऐसा, केरल में ऐसे भी बहुत सारे हादसे हुए, तो वहाँ कहीं फूड पैकेट्स भेजने हैं
या लोगों को ऐसी राशन सामग्री मुहैया करानी है, तो उस समय जो है हर समय जो है स्काउट हमेशा तैयार रहा था। और यही स्काउटिंग की मूल परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि आपत्ति में जो स्काउट होता है वो प्रसन्नचित्त रहते हुए कार्य करता है। कभी स्काउट ये नहीं सोचता है कि ये ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, लेकिन कैसी परिस्थिति हो वो स्वयं प्रस्तुत रहेगा और लोगों को भी जो है वो सुविधा देने का पूरा प्रयास करेगा। आ गई। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको, जैसे अभी हमारा ये ऑफिस है स्टेट हेडक्वार्टर, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा रही क्योंकि मैं हमेशा प्रकृति में रहना पसंद करता हूँ और इसी में रहा हूँ और इसी में पला बड़ा हूँ, क्योंकि कृषक पुत्र हूँ मैं। पिता भी जो है किसानी से उनका जो मूल जीवन हमारा वही, उसी से लालन पालन हुआ हमारा और उसी में रहते हुए हम बड़े हुए। तो मैं क्या प्रकृति में रहा हूँ, तो मेरी यही इच्छा रही कि मैं जो मेरा कार्यालय है वो भी एक प्रकृति टाइप हो। तो आप लोग देख रहे होंगे अभी यहाँ पर अभी क्योंकि वर्षा ऋतु का मौसम भी चल रहा है वृक्षारोपण का, और हमारा उद्देश्य भी है राजस्थान सरकार का कि हरियाली और राजस्थान अभियान। तो उस अभियान के तहत भी हमारा गत वर्ष भी हमने 2000 पौधे बांटे थे और अभी भी हम लोग प्रयासरत रहे हैं, पौधे बांट रहे हैं। और हमारे कार्यालय में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे हमने पौधे लगा रखे हैं। इससे क्या है कि एक जो हमारा कह सकते हैं मानसिक संतुलन, जनरली हम घर में रहते हैं, लेकिन यहाँ जब आप आओगे तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी पेड़ पौधों के बीच में रहना। और ऐसी बहुत सारी जगह भी हैं जहाँ आप लोग पेड़ पौधों के बीच में रहकर आप ये भी फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हैं कि पेड़ पौधे भी आपस में बात करते हैं। ऐसी अगर आप कहीं नेचर स्टडी में जाएंगे, मेरे को ऐसा अवसर प्राप्त हुआ था, और आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में पेड़ पौधे हैं वो भी आपस में बात करते हैं। और हमने एक बच्चों के लिए है हमारा ऑफिस है, लेकिन हमारा ऐसा ट्रेनिंग सेंटर भी है, लेकिन हमारे कार्यालय पर भी अच्छा लगे कोई आए तो इसके लिए भी आप लोग अगर कभी आएँ, मौका मिले तो एक बार अवश्य आइए। हमने एक एडवेंचर बना रखा टायर का, ताकि बच्चों में एक आत्मविश्वास आ जाता है कि किस तरह हम लोग एक सैनिक शिक्षा जो है, स्काउटिंग जो है एक अर्ध सैनिक बल है, और किस तरह सैनिक शिक्षा दी जाती है उसकी कुछ ट्रेनिंग्स तो आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो आप ऐसी चीज़ें देखें और ऐसा प्रयास करें स्वयं भी, किस तरह दीवारों पर चढ़ना है, रस्सियों का प्रयोग करना है, घाटों का प्रयोग कैसे करना है। मान लीजिए कि ऐसे कोई एक्सीडेंट्स हो गए, ऐसी कोई दुर्घटना हो गई, तो हमें स्वयं को कैसे बचाना, और जो व्यक्ति घायल हो गया कहीं एक्सीडेंट्स में उसकी प्राथमिक चिकित्सा कैसे करनी है और उसको किस तरीके से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाना, ये भी स्काउट की एक प्राथमिकता अच्छे स्काउट की। तो आप जरूरी नहीं है, लेकिन आप प्रयास करें, हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर आए, हमारे ऑफिस पर आए। हमारे ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग विभाग के अच्छे ट्रेनर हैं, जो जिनके द्वारा अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप इस ट्रेनिंग को अवश्य लें अपने जीवन में। वो गाने के माध्यम से, अच्छा, स्काउटिंग की एक मुख्य चीज़ है कि बच्चों को क्या खेल खेल में सिखाया जाता है। जैसा अगर आप कभी मेरे से मौका मिलेगा, अभी जैसे मैं आपको लग रहा है, लेकिन कब जब हम लोग यूनिफॉर्म में रहते हैं तो एक थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है और अदब आ जाता है, एक थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि जोश आ जाता है, बंदा सावधान की पोजीशन में हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया था कि गीत गानों के माध्यम से भी हम लोग बच्चों को ट्रेंड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गीत गाने हैं, आप चाहे तो हमारा जो चैनल चलता है हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान स्टेट उदयपुर, उस पर भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब या गूगल पर कहीं भी सर्च करें प्रदीप मेघवाल या हिंदुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान राज्य उदयपुर, ऐसे बहुत सारे आपको हिंट मिल जाएगी जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस अवसर पर मैं आपको एक छोटा सा सॉन्ग भी सुनाऊंगा कि किस तरीके से जो एक बालक जो घर में रहता है, लेकिन जब सेना में जाता है और फौज में जाता है, तो फौज में जाने के उसके क्या फ़ायदे हैं, तो उस गीत के माध्यम से आपको बताऊंगा। मैं उतने उस अंदाज में तो नहीं गा पाऊंगा, आप चाहें तो यूट्यूब पे देख लें, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके कुछ शब्द हैं वो आपको मैं सुना देता हूँ। थने बणाई दू रंग रूट चलियो जा पलटन में, अरे थने बणाई दू रंग रूट चलियो जा पलटन में, अरे अठे मिले न थने फाटा रे खाएड़ा, अरे अठे मिले न थने फाटा रे खाएड़ा, बटे मिलेगा काला बूट चलियो जा पलटन में, अरे थने बणाई दू रंग रूट चलियो जा पलटन में, अरे अठे मिले न थने सूखा रे टुकड़ा, अरे अठे मिले न थने सूखा रे टुकड़ा, बटे मिलेगा बिस्कुट चलियो जा पलटन में, अरे थने बणाई दू रंग रूट चलियो जा पलटन में, अरे अठे मिले न थने टूटी रे लाकड़ी, अरे अठे मिले न थने फाटी रे लाकड़ी, बटे मिलेगा बंदूक चलियो जा पलटन में, अरे थने बणाई दू रंग रूट चलियो जा पलटन में। ये गाना, ये इस गाने में ये मैसेज है कि जब आप घर में रहते हैं या आम जिंदगी जीते हैं तो उसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो एक सैनिक जो होता है और सैनिक की जो ट्रेनिंग होती है और जो सेना जो में जाने का क्या फ़ायदा है,
बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं कि आप यहाँ रहते हो तो टूटे फूटे जो हैं जूतों में रहते हो, तो वहाँ जाते हो तो आपको काले बूट मिलते हैं। जैसे आप जानते हो सेना में जाओगे तो आपको काला सूट मिलेगा। यहाँ फटे कपड़े आप पहन के घूमते रहते हो। जिस तरह यहाँ पर आपको कभी कभी लकड़ी भी नसीब नहीं होती है, सेना में जाते हो तो आपको AK-47 राइफल्स दी जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस गाने के माध्यम से बताई गई है ताकि बच्चा इसको देख के, इसको रूबरू होकर, इसको समझ के और सीखे कि मुझे रियल में एक हीरो बनना है, और वो जो असली हीरो वो है सैनिक। आज स्काउटिंग मैं कह सकता हूँ, स्काउटिंग के माध्यम से, जैसा मैंने बताया कि स्काउटिंग जो है अर्धसैनिक बल है। साथियों, जैसा भी सर आपने पूछा कि पूर्व में और अभी में एक बालगों में क्या है कि वो थोड़ी सी कह सकते हैं अपन ट्रैक की जो बात कर रहे हैं वो हो रही है, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग जो हैं अपना एक ट्रैक, हर व्यक्ति की अपनी एक इच्छा होती है कि मैं कुछ बनूं, लेकिन बनूं में चाहे वो फैकल्टी जो कि उसके या तो मदर फादर होते हैं, वो उसके मार्क्स के आधार पर जो है उसको किसी फील्ड में धकेल देते हैं, लेकिन अपनी अपनी इच्छा होती है कि मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कम लोग ही होंगे जो बोलेंगे कि मुझे सैनिक बनना है, सेना में जाना। क्योंकि सैनिक बनना इट मीन्स यही होता है कि मौत के मुंह में जाना। और 101% सत्य है कि मुझे मातृभूमि के लिए समर्पित होना। तो ऐसी जो बिरले होते हैं वो कम ही पैदा होते हैं। और मेरा तो ये सभी इच्छा, सभी साथियों से भी यही निवेदन रहेगा कि आप ऐसे बिरले बने, जैसे भगत गुरु, राजगुरु, चंद्रशेखर। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे योद्धा हुए थे। तो ऐसे हमारे जो बिना वर्दी के, मैं कह सकता हूँ, राजगुरु, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग जो हुए थे उस समय, जैसे मैं कह रहा हूँ ये भगत सिंह की, उस समय वो किसी न्यू नहीं थे कि किसी फोर्स में थे और उन्होंने बगावत कर दी या देश हित में कार्य कर दिया। लेकिन आज आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप पुलिस में जा सकते हैं, NCC में जा सकते हैं, स्काउट्स में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स की ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी उसमें जाइए, NSS में जाइए। तो आपको यहाँ पर जो है एक ट्रैक मिला हुआ, अगर आप इसका भी चयन नहीं करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होगा कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी आज किस ओर जा रही है। तो मेरी यही इच्छा रहेगी कि आप अधिक से अधिक सैनिक शिक्षा जो है लें और देश सेवा में अपने आप को समर्पित करें, तभी आप एक असली हीरो कहलाएंगे। अभी आपने बताया कि सैनिक, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक सैनिक ही है, लेकिन जैसे स्काउटिंग की भी दो पर्याय मैं आपको बता देता हूँ कि स्काउटिंग जो है दो रूप में सेवा कर रही है। जैसे हम जनरली, हमारी जो सेना में भी हमारी स्काउट की टुकड़ियाँ लगी हुई है, स्काउट्स एंड गाइड्स की। तो सीधे चलते रहे, स्काउट की जो टुकड़ियाँ लगी हुई है अलग अलग तरह की, तो वहाँ पर भी जो कि स्काउट के सैनिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज जो हमारा ये जीवन है, इस पर हम लोग किस तरह कार्य करें, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक तो होता है कि सेना में जाकर सेवा करना, दूसरी बात मान लो आपका सिलेक्शन सेना में नहीं हुआ तो हम क्या करें। तो भी आप जो है स्काउट के रूप में, एक अच्छे सैनिक के रूप में सेवा दे सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं सारे विद्यार्थियों का या सारे जवानों का सिलेक्शन सेना में हो ही जाए। तो हम लोग ऐसे बहुत से कार्य हैं जो देश में रहते हुए भी कर सकते हैं। जैसे आप कहीं, हम स्वच्छता सैनिक, जैसे आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे सफलता स्वच्छता के सैनिक हैं, या आप आपके कहीं घर में भी अगर माता पिता की हेल्प कर रहे हैं, वो भी एक सैनिक से कम नहीं है। मान लीजिए आप कहीं, कोई व्यक्ति कहीं गिर गया है और उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, तो वो भी एक सैनिक से कम नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि आप किसी भी रूप में अगर कार्य करते हैं और अच्छा कार्य करते हैं और समाज सेवा का कार्य करते हैं, तो वो एक सैनिक के रूप में ही, और आप अच्छे सैनिक हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ कि मेरे ऐसे मित्र भी हैं जिन्होंने आज मुझे फिर से तलाशा, क्योंकि काफ़ी समय बाद जो मेरी मुलाकात, जो हमारे गोविंद जी और भाई साहब हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र रहे हम। क्योंकि समय की कह सकते हैं कि जो परिस्थितियाँ रही, और वो भी व्यस्त रहे और मेरा भी व्यस्त रहना, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त नहीं रहे। लेकिन हमारी कुछ व्यस्तता रही, और उनका भी फील्ड वो भी सोशल वर्क का ही था, हमारा भी सोशल वर्क का था। हमने खूब काम किया साथ में, लेकिन समय के साथ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी रही कि हम दोनों एक अलग से हो गए थे। लेकिन फिर से आज जो मेरे कार्यालय पर इनका आना हुआ, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी है कि मुझे, कि आप मेरे आज कार्यालय पर आए, क्योंकि वो फिर से वो पुनः जो मित्रता तो वही थी, घनिष्ठता आज भी वही है, लेकिन फिर से एक दिल्ली की जो आज पैदा हुई, मैंने बड़ा अच्छा लग रहा मुझे। और मेरा तो निवेदन रहेगा कि कार्यालय हमेशा आपके लिए खुला है, और आप ऐसे साथियों को और ऐसे युवाओं को जोड़ें जो अधिक से अधिक अपने इस कार्यालय पर आएँ और समाज का भी विकास करें, स्वयं का भी विकास करें और हमारे देश का नाम रोशन करें।
नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, समाज सेवी गोविंदलाल ओड। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो उदयपुर नहीं, पूरे राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान रखते हैं। हिंदुस्तान स्काउट गाइड के हमें प्रदीप जी मेघवाल आज हमारे बीच में बात करने का मौका मिला। इन्होंने पूरे संपूर्ण जीवन के बारे में बताया कि किस प्रकार इन्होंने शुरुआत, हमारे मित्र भी है और एक अच्छे गुरु भी हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है। इनकी जब भी फेसबुक पोस्ट हो, चाहे यूट्यूब की पोस्ट आती है, तो बहुत ही उसमें सीखने लायक चीज़ मिलती है। आज मुझे कई वर्षों बाद मेरे परम मित्र से मिलने का मौका मिला है। मुझे बहुत खुशी भी है कि मेरे परम मित्र ए से लगाकर जेड तक इन्होंने गिनती शुरू की है। जब हम दोनों मित्र साथ में थे, बेरोज़गार थे और मन में एक ही कल्पना थी कि हम आगे बढ़ेंगे, आज नहीं तो कल अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करने। मैं समाज सेवा में खती अर्ज करना चाहता था, क्योंकि मेरा समाज जो है और समाज बहुत ही मुख्य धारा से तो मैं नहीं कह सकता कि इतना बिछड़ा हुआ है, लेकिन भावनाओं से, जो अंतर भावनाओं से बहुत मुख्य धारा से बिछड़ा हुआ है। उन भावनाओं को मुझे जागृत करके मुझे उनमें एक नए इंसान की रचना करनी है, एक नया इंसान जागृत करना है, उनके भाव को जागृत करना है। उसका मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लगातार लगा हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं एक समाज के लिए काम करता हूँ, मैं सर्व समाज के लिए काम करता हूँ। जहाँ भी समाज की ज़रूरत होती है, जहाँ लोग मुझसे भी ज़्यादा गरीब होते हैं, मुझसे भी ज़्यादा दुख में होते हैं, तो वहाँ मैं ज़रूर जाके उनकी जैसी भी संभव मदद हो वो करता हूँ। 2020 से ही संपूर्ण देश में लॉकडाउन लग गया था। मैंने देखा कि जिस दिन एक दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था, उसी दिन हमें आगाज़ हो गया था कि अब मामला हमारे बस में नहीं है, मामला बहुत बढ़ने वाला है। लेकिन मैं घर पे ही था, क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो मैं अपनी सेवाएं, मुझे बहुत खेद है कि मैं अपनी सेवाएं नहीं दे पाया। और कोरोना महामारी में मेरे घर वालों ने भी मुझे सख्त निर्देश दिए थे कि तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, तुझे समाज सेवा का बहुत जज्बा है और तू घर के बाहर जाएगा तो कुछ न कुछ बीमारी लेकर ही आएगा। तो मुझे बहुत पाबंद कर दिया था, इसलिए मुझे बहुत दुखद है कि मैं इस कोरोना योद्धा में सम्मिलित नहीं। तो मैं भाई के साथ लगकर बहुत ही ऐसी सेवा करता था। प्रदीप भाई और गोविंद भाई थे, लेकिन मुझे बहुत दुखद है। लेकिन मैंने इस 3-4 महीनों के इस लॉकडाउन में मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया था, क्योंकि किताबें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज के युग में किताबों से ध्यान बच्चों का हटता जा रहा है, किताबों से दोस्ती खत्म होती जा रही है, लेकिन सही ज्ञान आपको किताबों पे ही मिलेगा। मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बताता हूँ कि हमारे भारतीय बच्चे किताबों से ज्ञान हटते जा रहे हैं। एक दिन गूगल और वेबसाइट के माध्यम से ही वो अपना ज्ञान अर्जित का, अच्छी बात है, करनी चाहिए। आधुनिक युग में ज्ञान भी लेना चाहिए, लेकिन किताबों से दूर इतना हटना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस दिन एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन एक बटन दबाओगे और सारा संसार में ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है ना, ये सब का सब बंद हो जाएगा। उस दिन एक ही चीज़ जीवित रहेगी, वो रहेगी किताब रहेगी। बाकी सारे के सारे दफन हो जाएंगे। हमने बहुत ही लोग मित्र थे, गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे और एक दूसरे का हाथ चूमते थे, कोटि कोटि प्रशंसा करते थे। मैंने ऐसे भी महात्मा को देखा है जो अपने चरण धो के, अपने पैरों को धो के पानी पीते थे, है ना। ऐसी आस्था हमारे भारतीय परिवार में है। लेकिन आप देखें कि लगाकर मार्च से लगाकर आने वाले, मुझे लगता है कि 2-4 सालों तक हाथ मिलाने की परंपरा, हाथ को चूमने की परंपरा, ये सारी की सारी जो है दफन हो गई है, ख़त्म हो गई। इनसे हम बहुत दूर हो गए हैं। हम इतने डर गए हैं कि आज कोई मेहमान भी हमारे घर आ जाता तो एक बार हम विचार करते हैं कि एक बार भाई साहब आप बाहर जाके हाथ धो के आइए एक बार। इतना डर मन में महसूस हो रहा है। कोई मेहमान घर पे आ जाता तो हमें बड़ा चिंता होने लगती है, एक बार ये हाथ धो ले, बच्चा सफाई हो जाए, हमें संतुष्ट हो जाए, आत्म संतुष्ट हो जाए कि ये आदमी बिल्कुल परफेक्ट है, इसको कोई बीमारी नहीं। तब हमारी आत्मा स्वीकार करती है कि आज बिल्कुल ठीक व्यक्ति हमारे घर पर आया है। आज हम भी कहीं बाहर जाते हैं, आज भले मैं समाज सेवी हूँ प्रदीप भाई, लेकिन आज लोग हमें ईर्ष्या की भावना से देखने लगे। अरे यार पता नहीं क्या 10 जगह गए होंगे, 15 जगह गए। तो मुझे लगता है कि हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अगर मिलने की जो भावना थी बहुत ही गंभीरता थी। हम बहुत भावुक व्यक्ति हैं और मिलते हैं तो कृष्ण और सुदामा की तरह ही मिलते हैं। लेकिन इस दौर में भी हमने एक सीमा तक, एक लिमिट तक हाथ मिलाया है। और ऐसा नहीं है कि हमने परंपराओं को पूरा नहीं किया, हमने दोस्ती को भी पूरा किया है। और मेरे इस भाई के भाव तो आपने सुने ही हैं, सपने थे। इन्होंने एक सीढ़ी बाई सीढ़ी कदम रखते हुए अपनी सफलताओं तक पहुँचे हैं। अगर व्यक्ति सोच ले कि मुझे आगे बढ़ना है तो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बेईमानों और नुगरों की कभी जय जयकार नहीं होती।
अच्छे काम करने वालों की गाथाएं हमेशा युगों युगों तक गाई जाती है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं इस 21वीं सदी में मेरे भाई के साथ सेवा करने का, काम करने का मौका मिल रहा है। हम लोग लगातार जन जागृति में लगे हुए हैं। हम समाज को भी, बुद्धिमान समाज को भी जगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं वो तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है और सरकार उस पर लगातार अंकुश लगा रही है, लेकिन अब जो परंपराएं जन्म ले रही नई, उनको हमें एक चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि युवा आजकल इस आधुनिक युग में गुलाम हो चुका है। मोबाइल का गुलाम हो गया है, कहीं विचारधाराओं का गुलाम हो गया है, कहीं राजनीतिक का गुलाम हो गया है, मतलब उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। नशा आज पर नशे की परिभाषा बदल चुकी है। पहले शराब तक सीमित थे, बीड़ी तक सीमित थे, सिगरेट तक सीमित थे, गुटखे तक सीमित थे, लेकिन आज देखिए आप, आज नशा व्यक्ति की जान ले रहा है। हर व्यक्ति के दिमाग में इतना गुस्सा हो गया है कि जैसे उसने एक बोतल दारू पी रखा हो। सभ्यता, आज किसी गाड़ी के जरा सा एक्सीडेंट हो जाता है, वो पीछे ये नहीं देखता है कि मेरे बुजुर्ग आदमी हैं, मेरे से वरिष्ठ नागरिक है, उसे मुझे कैसे तमीज़ से बात करनी, वो ऐसे पेश आता है जैसे उसने बुजुर्ग ने टक्कर मार के जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर लांघ दी हो, ऐसा उसे जलील किया जाता है, उसे लज्जित किया जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा हिंदुस्तान जिसे कहते हैं कि धार्मिक नगरी, हम इस धार्मिक नगरी में हम लोग अपने आप को पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों के संस्कार भूलते जा रहे हैं, परिवार का आदर भाव करना भूलते जा रहे हैं। पितृधर्म, मातृधर्म, दादा धर्म, परदादा धर्म, नानी धर्म, इनसे परे हो गए हैं। नाना जी पैसे देते हैं और नाना जी का पैसा लेके और आजकल बियर बार और ऐसे शॉपिंगों में जाने लगे हैं। नाना जी टिकट का इंतजार करते हैं और वो नाली में पड़ा और गटर में मिलता है। आज के ये हालात हो गए हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश के हालात हम सबको बदलने चाहिए। प्रत्येक नागरिक को एक योद्धा बनना चाहिए और अपने घर का योद्धा बनना चाहिए सबसे पहले, और फिर अपना देश का योद्धा बनना चाहिए। जिस प्रकार से देश के हालात अभी बने हुए हैं, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। हमें हर एक आदमी को सैनिक बनना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए हमारे दिल में कि हमारे ऊपर कोई आपदा आएगी तो हम अपने आप से निपट लेंगे। आपको नशा क्यों नहीं छोड़ते? नशे कर करके उनके अंदर आत्मा तो सारी छड़ चुकी है, फेफड़े हट चुके हैं, लीवर हट चुका है, दिमाग में इतना कचरा भर गया है कि वो अपने आप से भी नफरत करते हैं। ऐसे लोग हैं, मरना चाहते हैं, फांसी लगा के मर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे पति पत्नी के झगड़े में फांसी लगा के खुद को बलिदान कर देते हैं। अरे कौन सा तीर मार दिया, ये तो बताइए ना, क्या कर दिया? इस धरती पे अगर हम आए हैं तो कुछ तो करके जाएं। ये देखिए हमारे सामने साक्षात प्रदीप जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने, इनके भी ऐसे नहीं है, ये भी एक कृषक परिवार से, इनको कितनी परेशानी आई होगी। अपना खेत छोड़ के पिताजी की कितनी डांट सुनी होगी। फालतू काम करता है, ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू काम, फालतू फालतू, कब फालतू काम का काम बन गया ये हमें ही पता नहीं चला। तो वो तो फालतू एक नंबर का। कुछ मेरे अजीज मित्र भी कहते हैं वो गोविंद, उसको तो मैं जानता, वो तो एक नंबर का फालतू है। अरे हम भी फालतू है, हमारी तरह फालतू बन के तो देखो। फालतू बनना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं फालतू के लिए? बिल्कुल, ऐसे जो लोग होते हैं बिरले निकलते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि फालतू, लेकिन फालतू क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहते। जिसकी इच्छा होगी मैं कुछ करूँ ही नहीं, तो वो लोग बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ करते हैं, उनके कहीं खानापुशी करते रहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ करने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। आप राजनेता बनिए, कलेक्टर बनिए, सबसे पहले एक अच्छे इंसान तो बन जाइए। एक दूसरे की कदर कर लीजिए, मित्रों की कदर कर लीजिए, अपने माता पिता की कदर कर लीजिए, आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे आप। और प्रदीप भाई से आज बात करके बहुत ही मुझे आनंद महसूस हो रहा है, और इस हिंदुस्तान स्काउट गाइड में आके वास्तव में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पिछले कई समय से मैं प्रदीप भाई को बोल भी रहा था, हम साथ में प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि हमारा लॉजिक एक ही है। आपका लक्ष्य और मेरा लक्ष्य दोनों का एक ही है। आपका लक्ष्य है इंसान को इंसान बनाना, मेरा लक्ष्य है कि भटके हुए को सही राह दिखाना। दोनों का एक ही लॉजिक है, और भटका हुआ अगर सही राह पे आ जाएगा तो मुझे लग रहा है कि आपका भी सपना पूरा हो जाएगा, मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। तो मैं लगातार यही कोशिश करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति जहाँ भी मुझे मिलता है मैं अपने भाव प्रस्तुत करता हूँ। पुरुष वर्दा जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं हर व्यक्ति को अच्छी तालीम देने की कोशिश करता हूँ, एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करता हूँ, ताकि उसका घर परिवार में उसका अच्छा समन्वय बना रहे और वो भी एक सम्मान भरा जीवन जिए, और वो भी ये कहे कि मैं भी इस देश का एक सिपाही हूँ। ऐसी भावना उसमें होनी चाहिए। आदरणीय प्रदीप जी भाई का आज पूरा 1 घंटा तक हमने बात की है। प्रदीप भाई का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि आप जब भी कोई प्रोग्राम करें तो मुझे आमंत्रित कीजिए, जैसा भी मेरे से सेवा होगी मैं जरूर ध्यान रखेंगे आपका। और जो भी कार्यक्रम होगा स्काउट की गतिविधि, क्योंकि काफ़ी समय से अपन दोनों दूर हो गए, फिर से आज एक होने का अवसर मिला कोरोना काल के पश्चात, तो पूरा जो भी एक्टिविटी होगी आपको सूचना पूर्व में दे दी जाएगी और आप पधार दे रहे हैं, ताकि थोड़ा फिर से वो जो अपनी मित्रता है वो घनिष्ठ तो है ही है, लेकिन और थोड़ा और अच्छे लोगों से भी मिलना संभव हो पाएगा आपके माध्यम से।
साहब प्रदीप जी मेघवाल जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, इनके सेवा और समर्पण भाव को देख के मैं इनको सच्चे दिल से जय हिंद कहता हूँ। कुछ न कुछ काम करते रहिए। एक अनपढ़ व्यक्ति जिसे अ से अनार लिखना नहीं आता, वो भी अपने घर में 500 की नोट लेके अपने शाम को घर पे जाता है। दुर्भाग्य बस इतना सा है कि वो 500 की नोट उसके लेके जाता है, लेकिन घर जाते जाते वो 10 रुपये में तब्दील हो जाती है, या 15 या 20 रुपये या 50 रुपये में तब्दील हो जाती है, क्योंकि वो उसे अज्ञानी, उसे ज्ञान नहीं है उस पैसे का। वो रास्ते में चलता चलता कहीं तो शराब ले लेता है, कहीं मादक पदार्थ ले लेता है, इसलिए उसको पैसे की कोई उसे पता नहीं है कि आगे मेरा भविष्य क्या होने वाला। लेकिन एक शिक्षित, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी चाहे तो एक अच्छा सा प्रशिक्षण प्राप्त करके वो भी एक अच्छा काम कर सकता है। और 500 रुपये अगर वो किसी से काम करके, मजदूरी करके या कहीं काम करके भी लेके जाएगा, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि 50 रुपये खर्चा होगा और 450 रुपये उसके घर में जाएंगे। उससे आने वाला उसका पीढ़ी भी भविष्य सुधरेगा और वो भी सक्षम बनेगा और आने वाला भविष्य भी उसका सुंदर बनेगा। ऐसी मेरी भावना है। और साथ ही आप लोग किसी कार्य को छोटा मोटा नहीं समझे कि मैं ऐसा कार्य क्यों कर रहा हूँ। कार्य सभी समान होते हैं, बस ये होना चाहिए कि उसमें ईमानदारी से आप कार्य करें, ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक करें, और उसमें किसी का जो है स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर निस्वार्थ भाव से आप कार्य करेंगे और ईमानदारी से करेंगे तो आप अवश्य आगे बढ़ेंगे। और प्रत्येक कार्य जो है अच्छे से करें, और सभी कार्य अच्छे हैं, कोई कार्य बुरा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। तो एक बार पुनः निवेदन है कि जितने भी हमारे बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं, 10वीं पास, 12वीं पास, 8वीं पास, जिनके पास काम नहीं है, वो ऐसा न करें। आपकी बहुत ही अच्छी, और गूगल के माध्यम से आप अपने मोबाइल पे भी कौशल विकास कार्यक्रम ढूंढ सकते हैं। आजीविका मिशन में आप काम ढूंढ सकते हैं। आपके क्षेत्र में मनरेगा में काम ढूंढ सकते हैं। आप एक कदम रखिए, आप अच्छे चिनाई कारीगर बन जाएंगे, 500 रुपये आपको मिलेंगे। एक अच्छे प्लम्बर बन जाएंगे, एक अच्छे लाइट फिटिंग वाले बन जाएंगे, एक अच्छे मिस्त्री बन जाएंगे, एक अच्छे मैकेनिक बन जाएंगे, किसी फैक्ट्री में काम पे लग जाएंगे, तो आपका जीवन बेहतर बनेगा। साथ साथ आपका परिवार भी सशक्त बनेगा, आपकी सोच में परिवर्तन होगा और आप इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और इस देश के सच्चे, आप भी एक योद्धा कहलाएंगे। जो इस देश के प्रति काम करता है वो योद्धा ही होता है। तो आप अपने समर्पण भाव रखें। देश के व्यक्ति देश का सशक्त होगा, देश उतना ही उन्नत करेगा। क्या प्रदीप जी सही बात है क्या? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसी ऊपर, क्योंकि ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। और अभी इस अवसर पर मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि एक बार क्या था कि एक काला व्यक्ति, छोटा बच्चा था, तो उसको क्या है कि बहुत ही काला था। अपन कहते हैं जैसे माने मेवाड़ या जो मेवाड़ में कहते हैं कि कालिया, कलूटा। तो वो बच्चा काफ़ी परेशान था, स्कूल में जाता था, सारे लोग बच्चे जो भी थे कालिया 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 कहकर उसको परेशान करते थे। तो वो परेशान हो गया, डीमोटिवेट हो गया। सारे बच्चे ऐसे नहीं होते कि उसमें ऐसी शक्ति हो कि लोग कुछ भी कहें लेकिन सुनने के बाद भी वो आगे बढ़ जाए, लेकिन बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का हमें ध्यान रखना है। तो वो बालक जो था डीमोटिवेट नहीं हुआ। एक दिन वो मेले में गया, तो मेले में क्या हुआ कि अंकल जी गुब्बारे बेच रहे थे। तो अंकल जी के पास बहुत सारे गुब्बारे थे, काले, नीले, पीले, हरे, लाल, सफ़ेद। तो उसके मन में एक बच्चा क्या थोड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, और उसने सवाल पूछा कि गुब्बारे वाले अंकल, क्या ये सभी बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारे खरीदते थे, लेकिन काला गुब्बारा खरीदे कौन खरीदे? ऐसा है, शुक्ला कलर कोई खरीदता ही नहीं, काला कलर अच्छा नहीं होता, अशोभनीय सा होता है। तो सारे बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारे ले गए। फिर वो काला गुब्बारा था, तो उस बच्चे ने अंकल जी से पूछा, क्या अंकल जी ये काला गुब्बारा भी उड़ सकता है? तो गुब्बारे वाले अंकल जी ने बोला कि अगर इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, वो अगर जो हीलियम गैस जो अगर भरी हुई है, और अगर हीलियम गैस अगर भरी जाएगी तो ये गुब्बारा चाहे काला हो, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो, वो हवा में अवश्य उड़ेगा। तो उस बच्चे ने वहाँ से वो सीख ले ली कि मेरे किसी व्यक्ति के काले या नीले या सांवले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है और आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, तो आप किसी भी रंग के हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप एक दिन अवश्य जो है तरक्की करेंगे। तो वो बच्चा एक दिन किसी देश का राष्ट्रपति बना था, बड़ा, और बाद में वो एक देश का राष्ट्रपति बना। नहीं, ऐसी कीजिए कि जब तू आया था संसार में तो जग बड़ा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था जो जग कि हमारे घर पे बच्चा हो रहा है, बच्चा हुआ है। मैं तो कहता हूँ करनी ऐसी कीजिए
कि जब तू जाए तो लोग रोते रह जाए, आंसू नहीं रुक सके, ऐसी करनी कीजिए। तो हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि अच्छी से अच्छी करनी करके हमारे वतन का नाम रोशन कीजिए, देश का रोशन कीजिए, अपने कुल का नाम रोशन कीजिए। बार बन के एक दूसरा के मित्रता के प्रति, एक दूसरा के सम्मान करती और माता पिता गुरु का आदर करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और आज मुझे इस हिंदुस्तान स्काउट गाइड ऑफिस में आके बहुत ही अच्छा लगा है, परम मित्र से मिलने का मौका मिला है। और मैं आशा करता हूँ, मेरे मित्र के लिए भी आशा करता हूँ कि इनके उज्जवल भविष्य की काम करता हूँ, ये सदा आगे बढ़ते रहे। ये जितने आगे बढ़ेंगे उतना ही सीना हमारा फूलेगा, हमारा भाई देखो आगे जा रहे हैं, हमारा भाई आगे जा रहे हैं। तो आपके सफलता की हम सदा कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये कोरोना महामारी फैल गई, लेकिन जैसे ही पता लगा कि ये अपने भारत में भी प्रवेश कर चुकी है, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने आह्वान भी किया जनता से कि जो जनता कर्फ्यू लगेगा 22 मार्च से लगेगा, उसी दिन से हमने भी एक बैठक प्लानिंग की कि हमें किस तरह स्काउटिंग में जो रहते हुए जो है कोरोना महामारी से लड़ना है, क्या इसमें करना है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने बैठक की और उसके ऊपर चर्चा करते हुए हम लोगों ने जो हमारे संभाग मुख्यालय है उदयपुर में, वहाँ पर बैठक की। और जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, रोवर रेंजर, स्काउट गाइड हैं, और जो स्काउटर हैं, गाइडर हैं, रोवर लीडर, रेंजर लीडर, उनकी बैठक करने के बाद हमने जो निर्णय लिया कि किस तरह हमें जो ब्लॉक स्तर पर हैं, जिला स्तर पर कार्य करना, संभाग स्तर पर कार्य करना। और उसके जो मीटिंग के बाद हम लोगों ने जो टीमें बनाई, टीमें जो बनाने के पीछे जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि क्योंकि बीमारी जो है एकदम शीघ्र फैल रही थी, उसको रोकथाम किस तरह हम लोग करें। जैसे ही जनता कर्फ्यू का प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया, तो मुझे वैसे ही ऐसा महसूस हो गया था, क्योंकि पूर्व की जो कुछ बीमारियों के बारे में भी बताया गया था, तो मुझे लगा था कि ये बीमारी इस तरह की छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो हमने शीघ्र निर्णय लेते हुए हमारी टीमों को जो है व्यवस्थित करके उनको रवाना किया कि आप लोगों की जो आज समाज में जो समस्या आ रही, क्योंकि जनता कर्फ्यू के बाद जो लोग हैं अपने घरों में कैद से हो गए थे, तो किस तरह ये लोगों की जो प्रॉब्लम्स की आ रही हैं, उन लोगों की जो समस्याएं आ रही है, उसका जो हम स्काउट के तौर पर रहते हुए क्या उनका निराकरण करें, उनका समस्याओं का किस तरह समाधान करें। तो हम लोगों ने यहाँ से पूरे जो राजस्थान की भी हमारी बैठक हुई थी, तो हमने निर्णय इसी के आधार पर किया था। और फिर हमने टीमों को बांटा। टीमों को बांटने के पश्चात हम लोगों ने जो है हमारे वॉलंटियर्स को प्रत्येक फील्ड में उतारा कि आज जो मूलभूत जो आवश्यकताएं कह सकते हैं, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, हम लोगों ने ये मीटिंग कर दी। और उसके पश्चात सभी साथियों को निर्देश कर दिया कि आगे का जो भी सरकार की गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन जो हम लोगों ने देखा कि जनता कर्फ्यू का भी जो है लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन जनता कर्फ्यू के बाद भी क्योंकि राजस्थान प्रदेश में जो है एकदम से फिर से 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया, तो लॉकडाउन के बाद हमें लग गया था और महसूस भी हो गया था कि अब जो है ये बीमारी इस तरह की कोई छोटी मोटी महामारी नहीं है और ये रुकने वाली नहीं है। और ये विगत मुझे लग रहा है कि लगभग 2020 तो पूरा इस कोरोना महामारी में गुजरने वाला। तो हमने जस्ट लॉकडाउन के एक दिन पश्चात ही हमने फिर से हमारे वॉलंटियर्स थे उनके साथ बैठक की। और बैठक के बाद हमने सबसे यही डिसीजन में पहुँचे कि हम लोग अब हमें कुछ ना कुछ खुद को भी डिसीजन लेना होगा, क्योंकि हम लोग जो स्वयं के स्तर पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारी टीम ने ये निर्णय लिया कि आज जो इस कोरोना जो महामारी है उसका जो प्रकोप जो है या प्रभाव कह सकते हैं वो सबके ऊपर सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ेगा, ये हमने डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद जो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सुबह शाम तक मजदूरी करते हैं और जिनको ये भी नहीं पता है कि आज शाम का राशन का क्या होगा, ऐसे लोगों जो है इन ऐसे लोगों का पता लगाया और हमारी जो टीम है उनके साथ ऐसे लोगों का पता लगाकर हमने जोड़ने के पश्चात जो हमारी टीमें थी और तुरंत बाद ही हमने निर्णय लिया कि क्यों ना हम अपने स्वयं के स्तर पर भी जो लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही, क्योंकि खाने की जो मेन प्रॉब्लम आ रही है रोटी कपड़ा मकान पर कह सकते हैं, लेकिन आज की जो समस्या थी वो थी रोटी। भोजन के अभाव में व्यक्ति जो है यूँ कह सकते त्राही कर रहे थे। तो उस समय में हमारी टीम ने निर्णय लिया और स्वयं के स्तर पर हमने भोजन पकाना शुरू किया। छोटी सी मुहिम स्टार्ट की मैं और हमारे जो संस्था के कुछ मेंबर्स भी थे कि हम क्यों ना अपना घर से ही शुरुआत करें। तो हमने कुछ टिफिन्स हमारे जो कह सकता हूँ मैं कॉलोनी थी हमारी लोकल एरिया की, उससे हमने कुछ टिफिन कलेक्ट किए और फिर जो हमारे आसपास के जो लोग थे उनको हमने देना चालू किया। जब हमें लगा कि नहीं हमारे कॉलोनी के आसपास के एरिया ही नहीं और उसमें बहुत सारे लोग भी हैं जहाँ बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, ठेकेदार उन लोगों को छोड़ के राम भरोसे कहीं चले गए, तो उन लोगों का भी हमें विचार आया। और फिर हमने सोचा क्यों ना हम अपना पूरा जो उदयपुर ज़िला है जहाँ जहाँ ऐसे कई कल कारखाने चल रहे हैं, यहाँ लोग जो रोडों पे ऐसे ही जो पड़े हुए हैं, जो घुमगड़ जाति के हैं, इन लोगों का कौन है। तो हमने इस पर भी विचार किया और फिर और दूसरे लोगों से भी हमने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के पश्चात जो है बहुत सारे लोगों के साथ जो हमारी कांटेक्ट हो गए, तो प्रति घर से हमने निर्णय लिया क्यों ना
आप 5 टिफिन कोई दे रहा है, 10 टिफिन कोई दे रहा है, 15 कोई दे रहा है, 50 कोई दे रहा है। इस तरह हमने टिफिन कलेक्ट करना शुरू किया। इस मुहिम में हम लोगों ने एक दिन पहले ही हम लोग जो है सारे वो जो भोजन के पैकेट की जो पॉलीथीन या थैलियाँ जो हम कह सकते हैं पैक करने के, वो हमने हम लोग एक दिन पहले दे देते और दूसरे दिन मतलब हम जो है भोजन कलेक्ट करने के लिए जाते थे। और इस तरह जो हमारा जो कार्यकाल था वो सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता था। और एक समय ऐसा था कि हमने 5 जो टिफ़िन से जो शुरुआत की थी, वो लगभग डेली के 700 से 800 पैकेट्स हम लोग बांटने लगे थे। और सिर्फ हमारे एरिया में नहीं, पूरे शहर में जो है हमारी टीम पूरी कार्य करती थी। हमारा जो हिंदुस्तान स्काउट गाइड संगठन था, उसमें हमारे जो माननीय राज्य सचिव महोदय और जो हमारे एसओसी महोदय हैं, उनके निर्देशानुसार हम लोगों ने कार्य किया था। और उनकी यही इच्छा थी कि पूरे राजस्थान में जो हम पूरे, क्योंकि विश्वव्यापी कोरोना महामारी और हम जो राजस्थान में रह रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं लेकिन अपने स्थान पर भी कुछ न कुछ करें जहाँ हम रह रहे हैं। उसी को देखते हुए सचिव महोदय के निर्णय के अनुसार हमने पूरे राजस्थान में जो हमारी टीमें व्यवस्थित की और सबको आदेश दे दिए कि भाई आप व्यवस्थित रूप से इस कोरोना महामारी में जो जितना भी आपसे यथाशक्ति, क्योंकि हमारा स्काउटिंग का जो प्रतिज्ञा है वो भी यही कहती है कि हम जो भी करें यथाशक्ति करें, और उसी शक्ति के अनुसार हम लोगों ने पूरा कार्य करने का प्रयास किया था। हिंदुस्तान प्रदेश के अलावा भी पूरे भारत में हमारे जो हिंदुस्तान स्काउट के वॉलंटियर के द्वारा कार्य किया गया, जैसे मैं कह सकता हूँ, जैसे कुछ नाम मेरे को याद आ रहे हैं, जैसे कर्नाटका है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है। इन प्रदेश में भी बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसमें कार्य करके। और लड़कों के अंदर जो शुरू में डर था, हमारी टीम में भी डर था, मेरे खुद के अंदर भी डर था कि ये जो बीमारी है वो छुआछूत की। डर तो था, लेकिन अंदर एक चीज़ नहीं थी, वो थी हमें कुछ कर गुजरने का जज्बा था। तो ये जो बच्चे शुरू में हमारे डर भी रहते, जो लीडर्स थे, फिर हमें उन लोगों को मोटिवेट किया। और 1-2 बार जो इधर गए तो डर खुल गया उनका, क्योंकि सारे लोग घरों में और हम लोग बाहर सेवा कर रहे हैं। अंदर एक खौफ भी था कोरोना का, लेकिन हाँ, क्योंकि लोगों का आशीर्वाद रहा। और